चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसमें हमारे एक कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हो गए। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर भेजा जा चुका है। उधर जो कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में मुठभेड़ हुई थी उसमें 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के बाद सेना हाई अलर्ट पर है। सीमा पार से घुसपैठ रोकने और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन धनुष 2 चला रखा है। 14 जुलाई को कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में बड़ी कार्रवाई हुई। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। 9 मैगजीन के साथ 3 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन के साथ 4 पिस्टल, 6 हथगोले और पाकिस्तान में बनी खाने पीने की चीजें बरामद की गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। कुपवाड़ा का केरन सेक्टर एक चुनौतीपूर्ण इलाका है और नियंत्रण रेखा के पास होने की वजह से वहां घुसपैठ की लगातार कोशिशें होती हैं। लिहाजा सेना ने वहां अपनी चौकसी और कड़ी कर दी है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। पूरे रूट पर सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। कहीं रेड अलर्ट, कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज। रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी है और ऐसे में कोंकण इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में भी अगले 7 दिनों तक भारी बारिश देखे जाने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ जिले में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने आज मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे कोंकण इलाके में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले समेत पूरे कोंकण क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बरसात से कई गाँव में पानी भर गया। बाढ़ की वजह से कई गांवों के संपर्क टूट गए हैं। मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि समुद्र में टाइड न उठने की वजह से पानी की निकासी आसानी से हो जा रही है और जल भराव जैसे हालात नहीं है। लेकिन आज माया नगरी मुंबई फिर से पानी पानी हो सकती है। गुजरात में भी अगले कुछ दिन भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश होने की आशंका जताई है। पूरे सौराष्ट्र इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों में बाढ़ की आफत आई हुई है। कई जगह पर उफनती नदियां जो है वो लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किए हुई हैं और समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। उधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हालात ऐसे ही हैं। दिल्ली में 1-2 घंटे की बारिश में ही सब पानी पानी हो जाता है। दिल्ली से मॉनसून कुछ रूठा रूठा दिख रहा है, लेकिन 1-2 घंटे की बारिश भी दिल्ली सहन नहीं कर पा रही है। कल कई इलाकों में हुई बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई और आज भी रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से यूपी के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती के सैलाब से इलाके समंदर जैसे दिख रहे हैं। गोरखपुर में भी राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 47 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। बहराइच में सरयू नदी ने कहर बरपा रखा है। नदी का जल स्तर घटने के बाद अब कटान तेज हो गई है, जिससे सैकड़ों बीघा खेत नदी में समा गए हैं। सीतापुर में गोमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बाढ़ आने से सीतापुर में कई घाट डूब गए हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के उफान के बाद नदी अब तेजी से कटान कर रही है, जिससे घरों पर खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर भी ऐसे ही हालात हैं। हिमाचल के स्पीति के कुंजम दर्रे में फंसे 44 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। यूपी बीजेपी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें प्राइमरी टीचर्स के डिजिटल अटेंडेंस को अनिवार्य करने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। बड़ी बात यह है कि देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी हैं और फैजाबाद में बीजेपी की करारी हार हुई थी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के अगले ही दिन सीएम योगी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है कि नौकरशाह सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हो रही है। कार्यकर्ता हताश और निराश होकर घर बैठ गए हैं।
अधिकारियों ने दोगुने दामों में आउटडेटेड स्मार्टफोन खरीदा। मोबाइल फोन खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार सच को स्वीकार करे, नहीं तो स्थिति भयावह हो जाएगी। क्या लग रहा है, क्या प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल हुआ है। जो टैबलेट बाजार में 7,500 में मिलता है वो ज्यादा मूल्य पर खरीदा गया। बीजेपी में जारी घमासान पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। अब बीजेपी का समय खत्म हो गया, अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का। यूपी बीजेपी के अंदर जो आपसी मनमुटाव चल रहा है, तो उसकी वजह से दूसरी पार्टियां भी अब बीजेपी पर, यूपी बीजेपी को अपना निशाना बनाने लगी है। संजय निषाद ने कहा कि इस सरकार में अफसर बेलगाम हो गए हैं और वो अपने पेट में हाथी और साइकिल रखते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली करारी हार से बीजेपी अभी उबर भी नहीं पाई है। आलम यह है कि सहयोगी दल भी अब बीजेपी गठबंधन और राज्य सरकार पर सीधे आरोप मढ़ रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आरोप लगाया कि यूपी में नौकरशाह बेलगाम हो गए हैं। आरक्षण का मामला अधिकारियों की वजह से ही उलझा। कुछ जगहों पर बेवजह बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर एक्शन से लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जो अधिकारी बैठे बैठे सरकार का नुकसान होता है। उनको वो चाहते हैं कि पहले जैसे भ्रष्टाचार था और जब योगी जी हट जाए तो फिर भ्रष्टाचार करेंगे हम लोग, दूसरी सरकार लाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो काम सुलझ सकता है वो जैसे मेरे आरक्षण का मुद्दा सुलझ सकता है, लेकिन वो उसको अधिकारी उलझाए रहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और संजय निषाद उनमें से 2 सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। अब एक और विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुका है। पिछले 6 महीने में 10 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं 6 एमएलसी भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तेलंगाना में केसीआर के नाम से पॉपुलर रहे के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को झटके पर झटका लग रहा है। बीआरएस विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष गली अनिल कुमार ने घर वापसी की। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में दोनों ही नेताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। बीआरएस के 10 विधायकों के शामिल होने के साथ कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या बढ़कर अब 74 हो गई है। बीआरएस के 6 एमएलसी भी हाल में कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद 40 सदस्यीय विधान परिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। राज्य की सत्ता में 5 साल काबिज रही बीआरएस को पिछले साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त झटका लगा था। विधानसभा की कुल 119 सीट में से बीआरएस सिर्फ 39 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी और अन्य दलों को 8-8 सीट मिली थी। तकरीबन 6 महीने में बीआरएस के 10 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीते 14 जुलाई को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूछताछ की जा रही है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। शूटआउट का मास्टरमाइंड और फायरिंग करने वाला आरोपी अभी भी फरार है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर शूटर्स की पहचान की थी। अस्पताल में कुल 4 आरोपी घुसे थे, जिनमें से लोनी से शूटर फैज को पकड़ा, जबकि दिल्ली के सीलमपुर से फरहान को गिरफ्तार किया गया। जबकि शूटआउट का मास्टरमाइंड और फायरिंग करने वाला आरोपी फहीम उर्फ बादशाह खान की तलाश जारी है। फहीम गैंगस्टर हाशिम बाबा का गुर्गा है। पुलिस के मुताबिक 13 जून को वेलकम इलाके में हाशिम बाबा के शूटर्स ने वसीम नाम के एक बदमाश को गोली मारी थी, लेकिन वसीम बच गया। घायल वसीम को जीटीबी हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर के वार्ड नंबर 24 में एडमिट किया गया था। हाशिम बाबा के गुर्गे वसीम की हत्या के इरादे से रविवार 14 जून को अस्पताल में दाखिल हुए, लेकिन गलती से किसी और की पहचान कर हत्या करके फरार हो गए। शूटर्स ने वसीम के सामने की बेड पर एडमिट एक मरीज को गोली मार दी थी। पकड़े गए आरोपी फैज ने कबूला है कि फहीम ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। आपको देने जा रहे हैं एक बड़ी और सनसनीखेज खबर। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हो गया है। बिहार के दरभंगा में उनके घर में यह हत्या हुई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर मिल रही है दरभंगा से, और दरभंगा के एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि कर दी है। सनसनीखेज खबर बिहार से।
वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर मिल रही है। उनके घर में हत्या की खबर मिल रही है और दरभंगा के एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि कर दी है। कौन हत्यारा है इसके बारे में अभी चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की है। दरभंगा के मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर मिल रही है। दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की है, लेकिन हत्यारा कौन है, कैसे हुआ, सब कुछ इस बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। आइए डिटेल्स प्राप्त करते हैं। शशांक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। शशांक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, घर में घुसकर अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या की है और फरार हो गए हैं। घटना का कारण क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है। मुकेश सहनी के पिता का नाम जीतन सहनी है और वो दरभंगा में ही रहते थे। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल इलाके में उनका आवास है, वहीं पर ये पूरी घटना हुई है। मुकेश सहनी फिलहाल जो है बॉम्बे में है, ऐसा बताया जा रहा है। वो भी पटना पहुंच रहे हैं और वहां से सीधा वो दरभंगा जाएंगे। और आपको बता दें कि इस बार उनकी पार्टी महागठबंधन में रहकर चुनाव भी लड़ी थी। 3 सीटों पर लगातार वो पूरे चुनाव में तेजस्वी के साथ कैंपेन कर रहे थे। तो कारण क्या है ये पुलिस जो है पता लगाने की कोशिश से जुट गई है, लेकिन दरभंगा पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि हत्या हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो अपराधी थे घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए हैं। जी शशांक, क्या अवस्था रही होगी जीतन सहनी की और कितने अपराधी थे, क्या इस बारे में पुलिस कुछ कह रही है? देखिए, संख्या कितनी थी इसके बारे में अभी औपचारिक रूप से तो कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है संख्या 2 से 3 थी अपराधियों की और वो इस वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए हैं। और जो जीतन सहनी मुकेश सहनी के पिता थे वो बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव के थे। गांव में उनका आना जाना था, बहुत ही मृदुभाषी थे। तो क्यों ये ठीक है शशांक, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। आप कह रहे हैं 2 से 3 अपराधी हो सकते हैं और शांत स्वभाव के थे जीतन सहनी। बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हो गया है। बिहार के दरभंगा में घर में हत्या हुई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है। बड़ी अपडेट जानिए एबीपी न्यूज पर। दरभंगा के एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि भी कर दी है। एक बार फिर यह बड़ी अपडेट, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, उनके पिता का मर्डर हुआ है, उनके पिता की हत्या की गई है। बिहार के दरभंगा में घर में हत्या हुई है। घर में शत जो शरीर है वो पाया गया है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी, उनकी हत्या हुई है और दरभंगा के एसएसपी ने इसकी पुष्टि भी की है। आपको याद दिला दूं, जब चुनाव चल रहे थे तो मुकेश सहनी जो लगातार तेजस्वी यादव के साथ उनके वीडियोस भी आ रहे थे, आपको याद होगा, उनके पिता जो हैं उनकी हत्या हुई है। वो मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में। और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, दरभंगा में हुई है, घर में घुसकर हुई है। उनके पिता का नाम, मुकेश सहनी के पिता का नाम जीतन सहनी है। उनकी हत्या हुई है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों की वजह से यह हत्या हुई है, किन लोगों ने हत्या की है। अभी इस पर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जैसे आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बिहार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। घर में उनका शव मिला है और दरभंगा के एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन यह हत्या किन कारणों से हुई है, क्या वजह इसके पीछे रही है और कैसे यह हत्या हुई, कब हुई, हालांकि ये समय भी सामने नहीं। अभी शत जो शरीर है वो बताया जा रहा है कि मिला है। यह हत्या किन कारणों से हुई अभी इसका पता नहीं चल पाया है। कितने बजे हुई है हत्या, कब हुई है हत्या, इसका भी पता नहीं चल पाया है। हत्या हुई है इस बात को दरभंगा के एसएसपी ने कंफर्म कर दिया है। और वही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, दरभंगा में हुई है। घर में घुसकर यह हत्या की गई है। मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हुआ, दरभंगा में घर में घुसकर यह हत्या की गई। जीतन सहनी उनका नाम था। एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ा अपडेट बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाता ये पूरा घटनाक्रम,
ये पूरी खबर एक बार फिर से इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो नीतीश कुमार जो आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन बाबू कहे जाते थे और जो बिहार में प्रशासन और सुशासन को लेकर ही सरकार में आए थे, यही मुद्दा बनाया था कि जंगल राज नहीं चलेगा, उन्हीं की सरकार है और उसी के अंदर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता है, उठता है, जो पूछे जाएंगे ये सवाल कि आखिर किस तरह का सुशासन चल रहा है बिहार में। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, कहीं राजधानी में किसी को गोली मार दी गई, कहीं जाके रंगदारी मांग दी गई, कहीं बिहार के किसी जिले में बस स्टैंड में फायरिंग हो गई, और अभी जो खबर सबसे अहम और सबसे बड़ी कि बिहार के दरभंगा में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता, उनका मर्डर हुआ है, घर में हत्या हुई है। मुकेश सहनी के जो पिता हैं जीतन सहनी, उनकी हत्या की गई है और एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि भी कर दी है। किन कारणों से यह हत्या हुई है, क्या वजह रही है, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हत्या उन्हीं के घर में हुई है, यह बताया जा रहा है। दरभंगा में उनके घर में हत्या हुई है। हम आपको यह भी बता दें कि ये जो जीतन सहनी हैं, इनके दो बेटे हैं, मुकेश सहनी उनमें से एक है और एक बेटी भी है, लेकिन वो वहां पर शशांक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। शशांक, अकेले रहते थे जीतन सहनी दरभंगा में? देखिए, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या की है, घर में घुसकर हत्या की है और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। दरभंगा पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हत्या हुई है। और आपको बता दें, मुकेश सहनी मुंबई में है, जल्द पटना के लिए वो रवाना होने वाले हैं। घटना का कारण क्या है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है और अपराधियों की संख्या कितनी थी ये भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 2 से 3 की संख्या में अपराधी थे। उनके पिता का शव घर के अंदर ही छत विशिष्ट स्थिति में जो है वो मिला है। और आपको बता दूं कि पुलिस की टीम भी जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, कुछ पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच भी गए हैं। और आपको बता दें, मुकेश सहनी पिछले 2 से 3 सालों में जो है मल्लाहों के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी 3 सीटों पर लड़ी, भले सफलता नहीं मिल पाई। तेजस्वी के साथ चुनाव में वो जमकर कैंपेन भी किए थे। तो घटना का कारण क्या है ये पता लगाने की कोशिश में जो है वो पुलिस लग गई है। और जहाँ तक जिनकी हत्या हुई है जीतन सहनी की, उनके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही मृदु भाषी थे, गाँव में रहते थे, सभी लोगों से मिलते थे। तो घटना का कारण क्या है, क्या कोई राजनीतिक विवाद है या क्या मामला है, इस पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। शशांक, एक और जानकारी चाहिए कि ये क्या घर में अकेले रहते थे, कोई काम करने वाला? क्योंकि ये मुकेश सहनी के पिता है तो बहुत लाजमी है कि इनकी उम्र ज़्यादा थी, तो क्या ये घर में अकेले रहते थे, उस वक्त कोई नहीं था? इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, मुकेश सहनी तो बाहर ही रहते हैं और उनके एक भाई हैं संतोष सहनी, वो भी पटना में ही रहते हैं। लेकिन परिवार के कुछ लोग जरूर साथ में रहते हैं। तो जब घटना हुई तो घर में वो लोग थे या नहीं थे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इस पर प्रशासन का आधिकारिक बयान क्या है शशांक? वो दरभंगा पुलिस की तरफ से बयान आया है कि अपराधियों ने हत्या की है, लेकिन संख्या कितनी, क्या कारण है, ये अभी पुलिस कुछ भी बताने के स्थिति में नहीं है। लेकिन ये है कि अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। अभी फिलहाल किन कारणों से ये हत्या हुई है, इसके बारे में कोई कयास, अगर आपके किसी स्थानीय से बातचीत हुई हो कि क्या कारण हो सकते हैं ऐसी हत्या के? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि हत्या का क्या कारण है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनके पुत्र एक बड़े नेता है, तो क्या किसी राजनीतिक विवाद में हत्या हुई है, क्या मामला है, इस पर जो है वो जांच पुलिस की टीम कर रही है। दरभंगा के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई क्या, पुलिस अधिकारी से या पुलिस महकमे के किसी बड़े अधिकारी से? एसपी हैं जगुनाथ रेड्डी, उन्होंने मौत की पुष्टि की है, लेकिन अभी वो भी घटना के बारे में पूरा बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पुलिस की कुछ टीम वहां पर पहुंची है और जो आला अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद पुलिस आगे की जानकारी दे पाएगी। शशांक, आप हमारे साथ बने रहिए। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक दुखद खबर आ रही है मृत्युंजय जी कि हत्या की गई है मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की। ये किस तरह का सुशासन चल रहा है बिहार में? ये खबर बहुत ही दुखद और मर्माहत करने वाला सुबह मिला है।
और ये बता रहा है कि बिहार में किस तरह से अपराधी राज कायम है और ये महाजंगल राज चलाने वाले को बताना पड़ेगा। हर रोज हत्याओं का दौर है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। इस शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया, अपराधियों का मनोबल। मुकेश सहनी जी, राजनेताओं के परिवार के लोग सुरक्षित नहीं हो तो फिर आम आदमी तो भगवान भरोसे है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस जंगल राज की बात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, अभी क्यों चुप हैं? ये कौन सा राज है बिहार में? आखिर हो क्या रहा है? मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये छोटी घटना नहीं है। ये बता रहा है कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। अब शासन प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रहा है और ये घटना से हम लोग पूरी तरह से मर्माहत हैं। एक बहुत ही अत्यंत दुखद घटना ये हत्या हुई है और हम पूरे शोक संतप्त परिवार के साथ, मुकेश सहनी जी के साथ हमारी पार्टी सब लोग खड़े हैं। और इस दुख की घड़ी में जिस तरह से उनके पिता की हत्या हुई है, ये बेकार नहीं जाएगा। ये जंगल राज का राग लापने वालों को बताना चाहिए कि ये कौन सा राज कायम है। हाँ, इस पर ये बड़ा सवाल बनता है कि बिहार सरकार कहां खड़ी है, नीतीश कुमार कहां खड़े हैं, क्योंकि जब ये सत्ता में आए थे तो सुशासन को ही मुद्दा बनाकर और सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे कि नहीं जंगल राज से हम छुटकारा दिलाएंगे, और उन्हीं के राज में हत्या हो रही है। सुशासन तो तार तार हो गया। रोज तो आए दिन हत्या। कल भी पटना में 2 नौजवानों के 8 वर्ष 11 वर्ष की लड़के की हत्या हुई है। लगातार तो रोज हत्याओं का दौर चल रहा है सिलसिला से। एक इंजन डबल इंजन की सरकार कहते हैं, एक इंजन अपराध और एक इंजन भ्रष्टाचार है, और ये डबल इंजन की सरकार की राग लाते हैं। ये क्या हो रहा है बिहार में? बहुत ही दुखद, बहुत ही अत्यंत। अब तो हम कह रहे हैं कि आम लोग तो भगवान भरोसे रह गए। हाँ, जब इससे राजनेताओं के पिता की हत्या हो जा रही है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। आरजेडी अब आगे क्या करेगी, क्योंकि वीआईपी और आरजेडी दोनों अभी तुरंत समाचार दुखद मिली है और हमारे नेता, हमारी पार्टी सब मुकेश सहनी जी से बात करेंगे सब। अब तो जो भी नहीं बैठेगी, सरकार को जवाब देना होगा। आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मुझे लगता है नेटवर्क। सरकार को जवाब देना होगा जी। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जी। सरकार को बताना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। सरकार चुप। तो ये मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता और नेता मृत्युंजय तिवारी थे, जिन्होंने कहा है कि सरकार को जवाब देना होगा। और ये बड़ी अपडेट आ रही है वहां से कि दरभंगा में जीतन सहनी, मुकेश सहनी के जो पिता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। शशांक मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए इस खबर को विस्तार देने के लिए बता रहे हैं, अपडेट भी बता रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी अभी जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि घटना तो दुखद है लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल सुशासन पर भी है और लगता है उनके बयान से कि आरजेडी इस पर बहुत घमासान करने वाली है, घेरेगी नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को। देखिए, एक बड़ी घटना तो है ही। मुकेश सहनी बहुत बड़े नेता हैं और इस तरह अपराधियों ने घर में घुसकर उनकी पिता की हत्या की तो कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठेंगे ही। एनडीए की तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर के रूप से। लेकिन आपको बता दूं, पिछले 1 साल में आप देखिएगा तो कई पुलिस वालों की भी हत्या हुई। बालू माफिया, शराब माफियाओं ने हत्या की, गोली चलाकर, ट्रैक्टर से रौंद कर। तो सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार पिछले 1 साल से उठ रहे हैं। तो सबसे जरूरी यही है कि घटना क्यों हुई और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उसको पुलिस पकड़े। एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बिहार में एक ये बहुत बड़ी घटना हुई है और मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से हत्या हुई है, अब इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है जरूर सरकार को घेरेगा। और आपको बता दें, गृह विभाग नीतीश के पास है। एनडीए सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, अपराधियों को सजा मिलती है, कोई घटना हो नहीं रही। लेकिन आए दिन बिहार में बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण ये है। बिहार में घटनाओं की ये कहिए कि सीरीज चल रही है। जैसे आपने इसमें जोड़ दिया ये बालू माफिया, हर जगह पर जहां भी जो जिले नदी के किनारे आते हैं वहां पर देखिएगा कि बालू माफिया अनियंत्रित हुए पड़े हैं।
कभी भी फायरिंग हो जाती है, कभी भी कट्टा निकल जाता है, कभी भी कुछ हो जाता है। कब किस बस स्टैंड में फायरिंग हो जाए, आप वहां पे बस पकड़ने के लिए गए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कब आके बाइक पर कोई हेलमेट पहन के आपको मार के चला जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये बड़ा सवाल नीतीश कुमार की सरकार पर बनता है कि आखिर जिस लॉ एंड ऑर्डर को आप मुद्दा बनाकर आए थे और उसी पर आप कायम नहीं हैं। इस जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है। अपडेट जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। बड़ी खबर जानिए जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर कि डोडा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का हमला हुआ, उसमें एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जंगल में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। डोडा आतंकी हमले की आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर ने जिम्मेदारी ली है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब इसमें नाम सामने आ गया आतंकी संगठन का कश्मीर टाइगर, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें भी खुफिया इनपुट मिले थे कि इस इलाके में आतंकी हो सकते हैं, तो डोडा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वहीं पर आतंकियों ने घात लगाया, आतंकियों ने हमला कर दिया, उसमें 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, तब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हालांकि अब वहां पे और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एक और जवान जम्मू कश्मीर पुलिस का इसमें घायल हैं। तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है डोडा के इलाके में, लेकिन जंगल में जो छिपे हुए आतंकी थे उन्होंने हमला कर दिया। और एक और दुखद जानकारी है, 5 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम ये कंफर्म करते हैं। आसिफ, विवेक, आपसे थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक जवान जो सेना के इस टुकड़ी के साथ तैनात था उसकी भी मृत्यु हो गई है, जिससे इस घटना में अब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 5 हो गया है। एक अफसर और 4 जवान इसमें अब तक शहीद हुए हैं, जबकि 2 और के बारे में अब बताया जा रहा है कि 2 जख्मियों का उपचार अभी भी डोडा के अस्पताल में चल रहा है। बता दूं कि कल 7:45 बजे रात को करीब ये हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी को एक एम्बुश में लाया गया, यानी खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया ऑपरेशन एम्बुश में बदल गया है, जिसमें 2 से 3 छुपे हुए मिलिटेंट्स ने जबरदस्त फायरिंग कर दी, जिसमें ये 5 फंस गए और तकरीबन 20 मिनट तक दोनों ओर से हुई गोलीबारी के बाद जब तक अतिरिक्त कुमक यहाँ पे पहुंची, जो मिलिटेंट थे वो भाग निकलने में कामयाब रहे और जख्मियों को तुरंत ही यहाँ से शिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे रात में 4 और अब से थोड़ी देर पहले एक और जवान की मृत्यु हो गई और कुल आंकड़ा 5 हो गया। अतिरिक्त कुमक बुलाकर इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी ली जाए और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से मिलता हुआ है और इसीलिए आशंका ये है कि अगर कॉर्डन अच्छे से न किया गया, अगर जल्द ही मिलिटेंट्स को घेरे में ना लिया गया, तो ये आशंका भी है कि मिलिटेंट हमले के बाद कश्मीर घाटी में भी घुस सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। इसीलिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक के साथ ड्रोन से भी इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है और ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन मुठभेड़ की कहीं से भी कोई खबर नहीं है, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि जो मिलिटेंट है ये हमला करने के बाद घने जंगलों के बीच में फैल गए हैं, इसलिए ऑपरेशन का जो दायरा है वो और ज्यादा बड़ा हो गया है। विवेक, करीब कितने इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा होगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, सर्च ऑपरेशन चलाया जाना जम्मू कश्मीर में एक आम सी बात है। यहाँ पर भी कि कहीं से भी संदिग्धों की मूवमेंट देखी जाती है तो वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। 2 दिन पहले जम्मू के अखनूर में 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद पूरे अखनूर में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और इसी तरीके के सर्च ऑपरेशन बाकी जगहों पे चलाया जा, लेकिन यहाँ पे एक हमला हुआ है, एक एम्बुश है, 2 से 3 मिलिटेंट्स की पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन घना जंगल और पहाड़ी इलाका होने के कारण अभियान में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी, इस जानकारी के लिए आसिफ हक्का बहुत बहुत शुक्रिया। डूबा डूबा सा जहां अब जाए तो जाए कहां? सैलाब की सितम की जो मार झेल रहे लोग हैं उनके जहन में यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि देश के कई राज्यों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। खेत डूब गए हैं, गांव जल समाधि ले चुके हैं, सड़कें तालाब बन गई है, घरों में पानी भरा है।
स्कूलों का हाल बेहाल है और सैलाब के सितम के आगे जिंदगी बेबस है। भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे कई हिस्सों की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जल बवंडर के आगे कैसे जिंदगी सरेंडर कर रही है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए आसमानी आफत की घंटी बज गई है। महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, पालघर समेत कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो पहली बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट है। इलाके आपको गिनवा देता हूं। मुंबई में खुद ऑरेंज अलर्ट है। रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, पालघर समेत कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतलब आर्थिक राजधानी अभी और पानी की मार झेलने वाली है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत का अलर्ट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उनमें से एक है सिद्धार्थनगर, जहां राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। मुंबई के समंदर किनारे हमारी मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आमतौर से मुंबई के समंदर के किनारे की नजर आती हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी मौजूदगी फिलहाल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये बिल्कुल जो है वो मिनी समुंदर बना हुआ है या फिर झील वाली स्थितियां हो गई हैं। लेकिन इस तस्वीर की वजह से या फिर यूं कहें कि बूढ़ी राप्ती के नदी के कहर की वजह से ऐसी तस्वीरें इस इलाके में हो गई हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। हर ओर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आएगा। तकरीबन 20 से 30 गांव जो हैं वो इस बूढ़ी राप्ती नदी के कहर की चपेट में आए हैं। और अगर बात करें तो तकरीबन 30,000 के आसपास जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। ये जो रास्ता आप मेरे ठीक बाईं ओर आप यहाँ पर देख पाएंगे, रामनगर का ये बिरुआ नाला पुल है और ये जो पुल बन रहा था ये भी प्रभावित हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आगे ये रास्ता बढ़नी की ओर जाता है। बस्ती बढ़नी रूट जो है वो यही रास्ता है। और कहीं ना कहीं जब ये बूढ़ी राप्ती का पानी यहाँ पर पहुँचा तो उसने इस रास्ते को प्रभावित किया, जिसके चलते मेरे दाहिनी ओर आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये जो रास्ता है वो प्रभावित हुआ है। और पूरे रास्ते पर पानी ही पानी साफ तौर से नज़र आ रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और लोग किस तरह से बोट का सहारा ले रहे हैं उसकी भी तस्वीर आपको यहाँ पर साफ तौर से नज़र आएगी। सिद्धार्थनगर में हालात ऐसे हैं कि कई घरों में पानी भर गया है। मकान की छत लोगों का ठिकाना है। कच्चे मकान पूरी तरह से डूब गए हैं। दिव्यांकर की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। सिद्धार्थनगर के खैरी गांव में हमारी मौजूदगी है और लगातार 10 दिनों से जो स्थिति है और जिस हाल में ये गांव वाले रह रहे हैं उसकी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। राप्ती नदी का जल स्तर कुछ इसी तरह लगातार बना हुआ है। लोगों का आसरा जो है वो फिलहाल छत बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी और समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है और नाव के सहारे ही हो रही है। लेकिन एक टापू में तब्दील हुआ ये इलाका साफ तौर से नज़र आ रहा है। उसके बाद परेशानियों की बात करें तो लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरे ठीक पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा पानी भले ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा समस्याओं की बात यह है कि खासकर अगर महिलाओं की बात करें या फिर जो गाँव के लोगों की बात करें तो उन्हें खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ रहा है और जिससे हो सकता है आने वाले दिनों में उनको कोई गंभीर बीमारी भी हो जाए या फिर समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। लेकिन कब तक पानी ये नीचे होगा और कब तक इनकी समस्याओं का समाधान होगा, इसको लेकर ना ही नेता, ना ही मंत्री, ना ही विधायक, ना ही सांसद इस इलाके का दौरा कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं या समझ रहे हैं। और इसी के साथ नमस्ते भारत के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल आप सभी से फिर होगी मुलाकात।